Assalamu alaikum, dear students and other viewers. As you know that we are discussing about the COVID-19 or coronavirus disease. उसी को आगे बढ़ाते हुए उसकी आज हम कैसे कोरोना वायरस की टेस्टिंग हो जाती है, हाउ दिस डिजीज कैन बी डायग्नोज्ड, हाउ द डिफरेंट टेस्ट्स कैन बी कैरिड आउट, वही आज हम जिक्र करेंगे, वही आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर मेरी चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लेना। चलिए अब टॉपिक पे आ जाते हैं। हम पहले किस तरह डायग्नोज करते हैं इस कोविड-19 को। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी कोई पेशेंट सफ़र gets infected with this COVID-19, he develops certain symptoms such as dry cough, high fever, shortness of breath, and other symptoms which may occur such as soreness of throat, congestion, nasal congestion, running nose, etc. So these the symptoms which appear are called as the clinical symptoms. अगर किसी को ऐसे symptoms लग रहे हैं, he must quarantine himself and must immediately contact the doctor. और पहले उसको अपने ही घर में आइसोलेट करना है अपने आप को, और उसके बाद कोई भी केयरलेसनेस नहीं करनी है, कंसल्ट करना है डॉक्टर। अगर डॉक्टर्स को लगे, डॉक्टर उसको आइसोलेशन वार्ड में रखेंगे, वहाँ पे भी क्वारंटाइन में रखेंगे और उससे सैंपल ले लेंगे फॉर द कन्फर्मेशन ऑफ द डिजीज, बिकॉज this disease cannot be confirmed only by means of the clinical symptoms such as dry cough, fever, shortness of breath, because those are the symptoms of the other viruses also. So in order to confirm the disease, there is a testing procedure, and the most common and the most standard, most commonly used test is the real-time reverse transcription polymerase chain reaction, और जिसको हम कहते हैं RT-PCR. And the standard testing is by means of a technique that is called as the real-time reverse transcription polymerase chain reaction or RT-PCR. इस RT-PCR को थोड़ा सा इसको पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए PCR क्या होता है। PCR की फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। दिस इज अ टेक्निक, ये एक टेक्निक है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिससे मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट्स डीएनए की बहुत सारी कॉपीज बना देते हैं, जिसको हम कहते हैं डीएनए एम्प्लीफिकेशन। एक मशीन यूज की जाती है जिसको हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मशीन या थर्मल साइक्लर कहते हैं। दिस टेक्निक वाज इन्वेंटेड इन 1983 बाय कैरी म्यूलस। बट यहां पे पीसीआर की जगह हमने थोड़ा सा और लगाए RT-PCR और रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो यहां पे हम क्या कहते हैं, हमें पता है जो हमारे पास, जो पेशेंट के पास जो वायरस होता है, वो वायरस है RNA कंटेनिंग वायरस। वो RNA उसके अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल। तो हमें इस RNA को पहले कन्वर्ट करना होता है इनटू द DNA। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली हमारी बॉडी में DNA से RNA बनता है, उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। लेकिन यहां पे विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, द RNA ऑफ द वायरस
is converted into the DNA. The DNA is called the cDNA, complementary DNA, and the process is called the reverse transcription. और जो DNA बन गया उसकी हम इम्प्लीकेशन करेंगे, देखेंगे हम स्टेप बाय स्टेप. तो इसीलिए इस टेक्निक का नाम पड़ा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. तो यहाँ पे आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. और उसकी फिर हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करते हैं, उसकी हम कॉपीज बना देते हैं. तो पहला स्टेप इस टेक्निक में जो होता है दैट इज, हमें इस टेक्निक को स्टार्ट करने के लिए सैंपल चाहिए. तो द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस technique or this testing is collection of sample. पहले सैंपल लेना पड़ेगा पेशेंट से और सस्पेक्टेड पर्सन से. वो सैंपल हम ले लेते हैं फ्रॉम द थ्रोट और फ्रॉम द नेजल कैविटी. थ्रोट के और नेजल कैविटी, और दैट इज कॉल्ड एज अ नेजोफायरेंजियल रीजन से लिया जाता है, क्योंकि हमें पता है ये जो वायरस होता है ये इन्फेक्टेड पर्सन के नेजल कैविटी में या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है, और इन द किन में होता है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स. वही रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स को कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम द नेजोफायरेंजियल रीजन और फ्रॉम द नेजल कैविटी. उस सैंपल से हम पहले आइसोलेट करते हैं और एक्सट्रैक्शन ऑफ आरएनए. The second step in this testing is the extraction of the RNA. इस RNA में अगर if the person has got affected by the virus, अगर वो वायरस से भी इफेक्टेड हुआ है, उसका वायरस का भी आरएनए होगा और उसके अपने कोई सेल्स होंगे उनका भी आरएनए होगा. इस आरएनए को हम कन्वर्ट करते हैं डीएनए में. पहले आरएनए डीएनए हाइब्रिड बनता है, एक चेन होती है आरएनए की, दूसरी होती है डीएनए की, और फिर दोनों चेन्स बनते हैं, दोनों स्ट्रैंड्स बनते हैं डीएनए के, जिस डीएनए को हम कहते हैं cDNA, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इज कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. इसी डीएनए की हम कॉपीज कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ ए पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. एक मशीन होती है जिस मशीन में डीएनए की ही एम्प्लीफिकेशन हो सकती है, आरएनए की नहीं. आप सोच रहे होंगे सर हमने क्यों फिर पहले डीएनए कन्वर्ट आरएनए को डीएनए, क्योंकि पीसीआर मशीन कैन ओनली एम्प्लीफाई द डीएनए टेम्पलेट. अब यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा ट्यूब होता है जिसको हम कहते हैं पीसीआर ट्यूब. उसी में हम सारी जो भी हमारे पास आरएनए है या जितने भी चीजें चाहिए इसके लिए, डीएनटीपीज जिनसे डीएनए बनेगा, और एंजाइम्स जो भी हमें लगेंगे फॉर मेकिंग द कॉपीज ऑफ द डीएनए, और साथ साथ में हम डाल देते हैं छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स ऑफ ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स जो सिर्फ स्पेसिफिक होंगे आरएनए डीएनए ऑफ द वायरस, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए ऑफ द. वो अगर इसमें किसी भी जगह अपने होस्ट का आरएनए या डीएनए होगा कॉम्प्लीमेंट्री, तो वो उसकी कॉपी नहीं बना सकता. ये वो प्राइमर बनाएगा सिर्फ कॉपीज वायरल डीएनए की. और साथ साथ में हम इसमें डाल देते हैं एक फ्लोरेसेंट डाई. तो जो ही इस ट्यूब में जो भी कोई चीजें चाहिए उसको पीसीआर मशीन में डाल दिया. अगर इसमें वायरल कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है, with the help of these primers they will bind only to the viral cDNA.
और इसकी कॉपीज बनेगी 1 से 2, 2 से 4 इन ए जियोमेट्रिकल मैनर 2 raised power n। और इस कितने साइकिल्स, मेनली आरटीपीसीआर में 35 साइकिल्स को हम चला देते हैं और अराउंड 1 billion copies of DNA can be formed from the 35 cycles of this PCR, RT-PCR। जो ही अगर इस सैंपल में वायरल डीएनए cDNA अब है, तो वो डीएनए जो ही बनेगा, उस डीएनए के साथ अगर बन गया कॉपीज, तो वो फ्लोरेसेंट डाई बाइंड करेगी जितना जितना डीएनए बने। तो अगर मैं यहां पे एक ग्राफ दिखाऊं टाइम के हिसाब से, टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोरेसेंट डाई को ले लूं। अगर मैंने इनिशियली लिया, यहां पे हमें पीसीआर मशीन ही, हमें यही मशीन ड्यूरिंग प्रोसेस होता रहता है, प्रोसेस अगर इन कंटिन्यूअस भी है तो उसी दौरान ये हमें डिटेक्ट भी कर देता है कि क्या फ्लोरेसेंट डाई की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही है। अगर इनिशियली ये इतना है, ये फ्लोरेसेंट डाई, अगर आप वायरल डीएनए अगर इसमें है, दैट इज द cDNA, इसकी अगर आप कॉपीज बनेगी, जितनी कॉपीज बनेगी उतना फ्लोरेसेंट डाई बाइंड करेगी इसको, फ्लोरेसेंट जिनको हम कहते हैं फ्लोरेसेंट लेबल। तो जितनी ज्यादा बाइंड करेगी उतनी अमाउंट, उतना पीसीआर मशीन शो करेगी कि फ्लोरेसेंस ज्यादा हो रही है। तो अगर यहां पे विद टाइम इट इज इंक्रीजिंग, दैट मीन्स विद टाइम द वायरल cDNA इज गेटिंग इंक्रीज, तो कॉपीज उसकी बढ़ रही है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये वायरल डीएनए है, क्योंकि हमने प्राइमर लगाए हैं जो सिर्फ कॉपीज बना सकते हैं वायरल cDNA की। अब अगर ये केस आया, प्रोसेस हो रहा है मशीन में, पीसीआर मशीन में, और साथ साथ में हमें वो डिटेक्ट भी कर रहा है फ्लोरेसेंट की अमाउंट, ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो यहां पे फ्लोरेसेंट डाइज की अमाउंट इंक्रीज होगा। अगर ऐसा हुआ तो पेशेंट इज पॉजिटिव। लेकिन दूसरा केस यहां पे है, अगर अब मैं यहां पे अगर पेशेंट के सैंपल में वायरस नहीं है, तो यहां पे जो फ्लोरेसेंस थी, फ्लोरेसेंट डाई की अमाउंट था, वो विद टाइम विल नॉट शो द इंक्रीज, क्योंकि अगर नहीं है तो उसकी कॉपी कहां पे बनेगी, तो यहां पे ये नॉर्मल रहेगा। तो इन सच केस इस तरह इस टेक्निक को किया जाता है विद, और इसलिए क्योंकि प्रोसेस हो रहा है, कॉपी डीएनए की बन रही है, और इसी के साथ साथ हमें डिटेक्शन भी पता चल रहा है विद हेल्प ऑफ दीस फ्लोरेसेंट डाइज के डीएनए है भी या नहीं है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इज द रियल टाइम। Real time means the amplification is detected when the process is still going on. It is called as a reverse transcription, because in this technique RNA is converted into the DNA with the help of reverse transcriptase, and it is called as the polymerase chain reaction, because in this technique the DNA is amplified, the copies of DNA are made, and those copies of DNA are detected with the help of the fluorescent labels or fluorescent dye. If the viral DNA is present, the concentration of the fluorescence will increase, and that will be detected by the machine itself. If the viral DNA or viral cDNA is not present, that is the fluorescence will remain constant as it was present in the। चलिए नेक्स्ट टेस्टिंग पे आ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग और ब्लड टेस्टिंग। इसको रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग इसलिए कहते हैं, रैपिड इसलिए कहते हैं बिकॉज इट इज़ दिस टेस्ट कैन बी कैरिड आउट विद इन 10 to 15 मिनट्स। और इसको एंटीबॉडी टेस्टिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे
द रोल ऑफ एंटीबॉडीज़ इज़ हियर। अभी हम बताएंगे कि एंटीबॉडीज़ कैसे क्या होते हैं, और इसको ब्लड टेस्टिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हम सैंपल ले लेते हैं ब्लड को। देखिए क्या होता है कि जब भी हमें कोई पैथोजन इन्फेक्ट करता है तो हमारे इम्यून सिस्टम से के अंदर एक सेल्स होती हैं जिन सेल्स को हम कहते हैं बी सेल्स, और वो बी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं अपने मेम्ब्रेन्स पे कुछ एक किस्म के वाई शेप्ड प्रोटीन जिनको हम कहते हैं एंटीबॉडीज। वो एंटीबॉडीज आर जस्ट लाइक द bullets ऑफ द गन एंड दे न्यूट्रलाइज दैट पर्टिकुलर पैथोजन। डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंटीबॉडीज स्पेसिफिक होते हैं, हाईली स्पेसिफिक होते हैं टुवर्ड्स द पर्टिकुलर पैथोजन। The different kinds of antibodies are IgG, IgM, IgA, IgE, IgD। बट यहाँ पे हम जब पैथोजन पहली बार इन्फेक्ट किसी होस्ट को कर देता तो पहली बार जो एंटीबॉडी बनती है वो बनती है IgM। और अगर वो दूसरी बार उसी पैथोजन ने अटैक किया उस होस्ट को तो उस वक्त एंटीबॉडी निकलती है, दैट इज कॉल्ड एज द IgG, इम्यूनोग्लोबुलिन जी। एंड तो पहली बार जो एंटीबॉडी बनती है दैट इज द IgM। और ऐसे रेस्पॉन्स को जब पहली बार हमारा इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स शो करता है और IgM एंटीबॉडीज बना देता है अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर पैथोजन, उस रेस्पॉन्स को हम कहते हैं प्राइमरी रेस्पॉन्स। और अगर दूसरी बार उसी पैथोजन ने फिर से इन्फेक्ट किया उस किसी होस्ट को तो उस वक्त जो एंटीबॉडीज बनती है वो IgG बनती है, और उस रेस्पॉन्स को सेकंड टाइम और दूसरी बार या तीसरी बार उसने इन्फेक्ट किया तो उस वक्त जो इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स शो करता है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी रेस्पॉन्स। तो पहली बार यहाँ पे अगर पैथोजन ने, चलिए यहाँ पे हमारे पास पैथोजन है दैट इज द SARS-CoV-2। अगर किसने किसी होस्ट को इन्फेक्ट किया तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएंगे, दोज एंटीबॉडीज विल बी प्रेजेंट इन द ब्लड। और अगर हम उन्हीं एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करने की कोशिश करेंगे क्या उस पेशेंट के सस्पेक्टेड पर्सन के ब्लड में क्या वो एंटीबॉडीज है या नहीं, अगर है तो पेशेंट विल बी ट्रीटेड एज ए पॉजिटिव, अगर नहीं है तो वो नेगेटिव हो। तो यहाँ पे एक हम सिंपल सा एक किट यूज़ करते हैं जस्ट लाइक द प्रेगनेंसी किट। यहाँ पे उसमें 5 वेल्स होते हैं। एक वेल या जिसको हम डिप्रेशन होती है जिसको हम यहाँ पे B से डिनोट करते हैं, और दूसरे को S से, तीसरे को IgM, चौथे को IgG और लास्ट वन को C से। And B stands for buffer, S for the sample, and IgM and IgG are the two antibodies or immunoglobulins, that is the immunoglobulin M and immunoglobulin G. C is the control. क्या करते हैं इस टेक्निक में? सिंपल सी टेक्निक है, दैट इज कंप्लीटेड, दैट इज दिस टेस्ट कैन बी कैरिड आउट विद इन 10 to 15 मिनट्स। और थोड़ा सा हमें सैंपल प्रिक करना पड़ेगा थंब को, तो ब्लड वहाँ से निकलना पड़ेगा, थोड़ा सा एक ब्लड ड्रॉप लेना पड़ेगा। यहाँ पे हम एक लिक्विड डाल देते हैं जिसको हम कहते हैं बफर, और यहाँ पे हम डाल देते हैं सैंपल, दैट इज द ब्लड ड्रॉप। और इस बफर का काम होता है टू कैरी दिस सैंपल थ्रू दिस IgM well and IgG well and to the C well तक पहुंचाना इस बफर का काम होता है। चलिए अगर यहाँ पे सैंपल हमने डाला तो यहाँ पे अगर ब्लड जा रहा है, अगर उसके ब्लड में सस्पेक्टेड पर्सन में के ब्लड को इन्फेक्ट किया है कोविड-19 के वायरस दैट SARS-CoV-2 ने, तो यहाँ अगर उसको पहली बार उसने इन्फेक्ट किया तो उसकी बॉडी ने IgM बनाई होंगे, वो IgM यहाँ पे रिकॉग्नाइज होती है, दैट इज विवर्ड बाय मींस पे सिंपल एक लाइन आ जाती है, कलर्ड लाइन आती है। अगर यहाँ पे लाइन आई तो उस पेशेंट के अंदर IgM इम्यूनोग्लोबुलिन्स है अगेंस्ट द कोविड SARS-CoV-2। लेकिन इससे यहाँ अगर इसी जैसे सिर्फ यहाँ पे एक लाइन आई तो हम कह सकते हैं इस पेशेंट को उसने पहली बार इन्फेक्ट किया है। लेकिन अगर यहाँ पे भी लाइन आई और यहाँ पे भी लाइन आई तो हम कहेंगे कि इसने इस वायरस ने ये पहली बार नहीं, ये दूसरी बार भी उसने इसको इन्फेक्ट किया है, तो यहाँ पे भी इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज हैं। अब
चाहे यहाँ पे IgG में हो या IgM, दोनों जगह लाइन आया, एक ही जगह लाइन आए IgM पे ही, तो उस वक्त हम कह सकते हैं कि इसके अंदर एंटीबॉडीज हैं, होस्ट ने एंटीबॉडीज बनाई है इस वायरस के अगेंस्ट, तो उसको उस वायरस ने इन्फेक्ट किया है, चाहे पहली बार किया है या दूसरी बार भी किया है, तो उसको हम पॉजिटिव करार दे देते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर उसके बॉडी ब्लड में इम्यूनोग्लोबुलिन्स नहीं है, तो यहाँ पे ये लाइन्स नहीं आएंगे, तो लाइन यहाँ पे आएगी जो कंट्रोल, क्योंकि इस ब्लड को यहाँ तक पहुँचाना है। समटाइम्स क्या होता है कि किट डिफॉल्टी होती है, तो हमें पता ही नहीं चलता है कि ब्लड सैंपल यहाँ तक पहुँचा है या नहीं पहुँचा है, तो इस यहाँ पे लाइन आने को कहते हैं, हम इसको हम कंट्रोल कहते हैं, कि इससे हमें पता चला है कि सैंपल यहाँ तक पहुँचा है नहीं पहुँचा है। तो इन नटशेल में हम कह सकते हैं कि बफर का काम होता है, जो सैंपल यहाँ पे होता है उसको आगे पहुंचाना। अगर यहाँ पे पहली बार उस वायरस ने उसको अटैक किया है, तो यहाँ पे हमें लाइन आएगी, दैट इज, या अगर दूसरी बार या तीसरी बार भी उसने इन्फेक्ट किया है उस वायरस ने इस पे होस्ट को, तो यहाँ पे भी लाइन आएगी, चाहे आपको IgG पे या IgM पे आएगी। तो उन दोनों केसेस में हम कह सकते हैं कि इसको वायरस ने SARS-CoV-2 ने इन्फेक्ट किया है। लेकिन अगर पहली बार किया है तो लाइन सिर्फ